Hello guys, so good morning to all of you. So first of all, you all are most welcome to your own platform Physics 5 वीके सोदी. सो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक. तो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन जिसका नाम है यहाँ पे ड्यूट्रॉन. अपने फर्स्ट यहाँ पे क्या 3 लेक्चर यहाँ पे पढ़ लिए थे अपन ने और अपन कितना अपना 4th लेक्चर यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं. तो इसमें अपन क्या करेंगे आज पहले ड्यूट्रॉन पढ़ेंगे. ड्यूट्रॉन के यहाँ पे कंप्लीट ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 लेक्चर बनेंगे अपन. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें ड्यूट्रॉन की जो अपनी डेफिनेशन वगैरह है उसके बारे में पढ़ेंगे. फिर इसकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह है क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में पढ़ेंगे. फिर उसके जो स्पिन पैरिटी जो प्रॉपर्टीज है बाइंडिंग एनर्जी वगैरह स्पिन पैरिटी वगैरह जो वेव फंक्शन वगैरह है क्वार्टर पोल मोमेंट इलेक्ट्रिक और वो मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह है उन सबको यहाँ पे अपन फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो चलो चलते हैं अपन और उसके ये अपने यहाँ पे 2 लेक्चर के अंदर कंप्लीट होगा. ठीक है, तो चलो चलते हैं अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. तो सबसे पहले यहाँ पे ड्यूट्रॉन एक्चुअल में ड्यूट्रॉन होता क्या उसके बारे में सबसे पहले समझते हैं. ड्यूट्रॉन क्या है स्मॉलेस्ट एटम होता है जैसे कि एक हाइड्रोजन एटम होता है. ठीक है, हाइड्रोजन एटम क्या है स्मॉलेस्ट एटम है ही नहीं. उसी तो हाइड्रोजन एटम क्या होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है. ठीक, उसी तरह जो अपना ड्यूट्रॉन होता है वो क्या है स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस मतलब बहुत छोटा न्यूक्लियस होता है. जो न्यूक्लियस होता है ड्यूट्रॉन छोटा वाला जो छोटा न्यूक्लियस होता है न्यूट्रॉन को बेसिकली अपन क्या बोले एक स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस बोले. ठीक है, जो स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस है वो क्या होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की क्या होती है बाउंड स्टेट होती है. क्या होती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की एक बाउंड स्टेट होती है. उसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे न्यूट्रॉन बोलते हैं. ठीक है, तो डेफिनेशन की तरफ यहाँ पे देख लीजिए जो मैंने लिखा है यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है. जैसे क्या लिखा है मैंने ड्यूट्रॉन इज ए स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस विच इज बाउंड स्टेट ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. मतलब न्यूट्रॉन क्या है स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस है जो बाउंड स्टेट है किसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्या बाउंड स्टेट. ठीक है, अब इसकी चलते आगे प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं. ठीक है, पहले इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं. पहले अपन शॉर्ट टर्म में इसको पढ़ लेते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसकी वैल्यूज वगैरह क्या है उसके बारे में अपन क्या करेंगे जितने भी प्रॉपर्टीज है उन एक को क्या करें खोल के पढ़ेंगे. मतलब पूरा उनका संक्षिप्त रूप से अपन पढ़ेंगे आगे एक्सप्लेन करेंगे फुल्ली इसको. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या इतनी ऑलमोस्ट 2.2245 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं. अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर निकाले यहाँ पे. ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर निकाल क्या हो गया 1.1123 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पे हो जाएगी. ठीक है, जब बात करते हैं आगे स्पिन एंड पैरिटी की. स्पिन और पैरिटी कितनी होती है इसकी स्पिन एंड पैरिटी हो जाती है 1+. ठीक है, और जो रेडियस होती है इसकी 1.9 कितनी होती है 1.965 फर्मीमीटर जो ऑलमोस्ट कितनी होती है 2 फर्मीमीटर. तभी तो अपन ने बताया था जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था न्यूक्लियर फोर्स में उसने अपन क्या माना था एक जो न्यूक्लियर फोर्स को समझने के पहले अपने एक न्यूक्लियस कंसीडर किया था. ठीक है, और उस न्यूक्लियस के अपने जो रेडियस होती है क्या होती है फर्मी ऑर्डर की होती है. क्या होती है फर्मी ऑर्डर की होती है जो अपन ने पढ़ा था. और उसकी जो एटम की होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की होती है. इसलिए क्या होता है वो 10⁵ टाइम्स क्या होता है बड़ा होता है वहाँ से एटम की रेडियस. तो इस जो उस रेडियस को अपने ऑलमोस्ट कितनी मानी थी तो फर्मीमीटर मानी थी. ठीक है, जो एक्यूरेट कितनी होती है 1.965 फर्मीमीटर होती है. अब बात करें आइसोस्पिन. इसके आइसोस्पिन कितनी होती है 0 होती है. ठीक, कितनी होती है 0 होती है. आइसोस्पिन 0 होती है और इसका जो थर्ड कंपोनेंट है आइसोस्पिन का वो भी 0 होता है. और बात करें मैग्नेटिक मोमेंट कितना 0.857 म्यू एन. एंड म्यू एन का मतलब होता है बोर न्यूटन होता है. बोर न्यूटन वगैरह इसको जैसे बोर मैग्नेटॉन वगैरह उसमें शो करते हैं उसी तरह इसको क्या बोलेंगे न्यूट्रॉन के अंदर शो करेंगे. इसकी यूनिट है. ठीक है, अब बात क्वार्टर पोल मोमेंट क्या होता है ये इसकी वैल्यू कितनी है 0.2892 फर्मीमीटर 0.28. ये ध्यान रखना आपको. इसके होते हैं 0.85 0.28. ये आपको बहुत बार डायरेक्ट वैल्यू जब आप न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करोगे तो उसको डायरेक्ट पुट करके आप डायरेक्ट यहाँ पे इसका आंसर निकाल सकते हो. जब नेट गेट वगैरह के जो वीआईक्यूज है उनको उठा के देखना उनमें डायरेक्ट आपको वैल्यूज मतलब अगर पुट करोगे तो इजीली आंसर यहाँ से आप फाइंड आउट कर पाओगे. ठीक है, अब जो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है मोस्टली पढ़ ली. अब अपन इसको क्या डिटेलली पढ़ते हैं यहाँ पे. तो बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी. सबसे पहले पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए ड्यूट्रॉन. ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है. इसमें क्या करता है जब एक स्लो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन के ऊपर इंसिडेंट करवाया जाता है. ठीक है, क्या करवाया जाता है जब एक न्यूट्रॉन को किसी प्रोटॉन पे सोलोली मतलब धीरे धीरे इंसिडेंट करवाया जाता है तब क्या होगा जो प्रोटॉन होता है उस न्यूट्रॉन को क्या होता है कैप्चर कर लेगा. कैप्चर करने के बाद जो क्या बनेगा वहाँ से एक न्यूट्रॉन बनेगा और एक जो गामा फोटोन है क्या है गामा फोटोन क्या बनेगा
एक तो न्यूट्रॉन बन जाएगा और एक गामा फोटोन क्या हो जाएगा, इमिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इमिट हो जाएगा। तो क्या बताया था मैंने, जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर इंसिडेंट होता है तो न्यूट्रॉन बनता है और एक गामा फोटोन इमिट हो जाता है। ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। देख क्या लिखा मैंने, इफ ए स्लो न्यूट्रॉन इंसिडेंट ऑन ए प्रोटॉन, प्रोटॉन टारगेट जो प्रोटॉन है, एग्जांपल थ्रो हाइड्रोजन एटम ले लिया, देन स्लो न्यूट्रॉन कैप्चर्ड, स्लो न्यूट्रॉन है उसको कैप्चर कर लिया था बाय प्रोटॉन के द्वारा एंड इस बिकम न्यूट्रॉन। कब क्या बनता है, न्यूट्रॉन बनता है, गामा फोटोन इमिट हो जाता है। ठीक है, और जो गामा फोटोन की एनर्जी होती है वही क्या हो जाती है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की क्या हो जाती है, वो बाइंडिंग एनर्जी हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यही चीज किया, जिस क्या है न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे इंसिडेंट और क्या है, न्यूट्रॉन निकल गया और क्या निकल गया, गामा फोटोन यहाँ पे फाइंड आउट हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, इमिट हो गया। अब बात करें, अब इसमें क्या करते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक क्यों हो गया, स्लो न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन स्लोली इंसिडेंट हो रहा है, इस वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, बहुत कम होगी। कितने, कंपेरिजन टू रेस्ट मास एनर्जी। तो जो भी न्यूट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी उसके कंपेरिजन उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बहुत कम होगी। इसलिए अपन क्या करते हैं, उस काइनेटिक एनर्जी के टर्म को क्या मान लेते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, और नेगलेक्ट करने के बाद अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पे ओनली रेस्ट मास एनर्जी के टर्म को यहाँ पे निकलेंगे। तो न्यूट्रॉन की तो बात करते हैं, इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालने की, तो कैसे लिखेंगे, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन और रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन प्लस ई गामा, मतलब गामा फोटोन की एनर्जी। ठीक है, अब ई गामा को इधर रख लिया तो अपन क्या लिखा, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, ये माइनस उधर चला गया। ठीक है, जब इसको बाहर ले, सी स्क्वायर को अपने बाहर निकाल, तो यहाँ पे क्या बन गया टोटल, जो मैंने क्या बोला था, जो गामा फोटोन की एनर्जी होती है वो इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल होती है। किसकी बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल होती है, न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी के यहाँ पे क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, ये चीज अपन ने लिखी है। तो ई गामा क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होती है। यहाँ तक समझ में आया, क्या बढ़ाया था मैंने, सबसे जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट एटम होता है। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की क्या होती है, बाउंड स्टेट होती है। क्या होती है, एक बाउंड स्टेट होती है। फिर अपन ने पढ़ा इसकी प्रॉपर्टीज की, प्रोटॉन बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है, 2.225 के इक्वल्स टू होती है, ऑलमोस्ट 4.5 के। और जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होते हैं वो कितने होते हैं, 1.1123। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो स्पिन पेरिटी होती है 1 प्लस होती है। जब इसकी बात करते हैं, जब रेडियस की बात करते हैं, ऑलमोस्ट कितने होते हैं, 2 फर्मी मीटर के ऑर्डर की होती है। और इसकी जो आइसो स्पिन है वो 0 होती है। और जो क्वार्टर फोल या मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना होता है, 0.85 ऑलमोस्ट होता है। और जो इसके होता है 28 होता है, उसका जो क्या होता है, क्वार्टर फोल मोमेंट होते हैं। क्वार्टर फोल मोमेंट कौन सा होता है, इसको इलेक्ट्रिक क्वार्टर फोल मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक क्वार्टर फोल। और जब उसकी बाइंडिंग एनर्जी के क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी में क्या पढ़ा था मैं, कि ये क्या होती है, जब किसी न्यूट्रॉन को प्रोटॉन के ऊपर इंसिडेंट करवाए, और इंसिडेंट किसका, स्लो इंसिडेंट करवाते हैं। जब इसको इंसिडेंट करवाते हैं तब क्या होता है, जो प्रोटॉन होता है वो न्यूट्रॉन के कैप्चर कर लेता है। कैप्चर करता है तब क्या होता है, एक न्यूट्रॉन बनता है और एक गामा फोटोन बाहर निकल जाता है। और जो बाहर जो इमिट गामा फोटोन जो इमिट हुआ, उस इमिट गामा फोटोन की एनर्जी क्या होती है, न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, यही चीज़ अपन यहाँ पे लिखी थी। अब नेक्स्ट चलते हैं इसकी स्पिन और पेरिटी, उसके बारे में अपने आप देखते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं उसके आगे स्पिन और पेरिटी। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे स्पिन और पेरिटी के बारे में। किसके बारे में, स्पिन और पेरिटी इसकी क्या थी उसके बारे में देखते हैं। जैसे न्यूट्रॉन होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, न्यूट्रॉन के अंदर प्रोटॉन कितने हो गए, यहाँ से 1 हो गया, और न्यूट्रॉन कितना हो गया, 1 हो गया। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वैल्यू कितने, 1 है। तो अब 1 है तो उसकी कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 1s, और इसका भी कितना के लिए 1s। तो इसमें जो जेपी है, जेपी की वैल्यू क्या है, प्रोटॉन के लिए जे कितना हो गया, हाफ हो गया। न्यूट्रॉन के लिए भी जे कितना क्या, हाफ गया। तो एल कितना हो गया, 0। और न्यूट्रॉन के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 0। अगर इसका कंबाइंड निकाल, टोटल निकाल तो कितना हो जाएगा, किसके कैसे निकालते हैं, जेपी प्लस जेएन प्लस एलपी प्लस एलएन। ठीक है, टोटल का कितना कर दिया, मोड कर दिया। इसमें जेपी की वैल्यू कितनी है, हाफ, और जेएन की वैल्यू कितनी है, हाफ, और एलपी और एलएन की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ पे 0 आ गई। तो इसको टोटल का हाफ प्लस हाफ कितना हो गया, 1 बन गया पे। ठीक है, हाफ प्लस हाफ 1 बन गया। तब स्पिन क्या हो गई, जे कुछ टोटल जे कुछ जेपी प्लस जेएन होता है। तो जेपी कितना, हाफ प्लस हाफ कितना, जे इक्वल्स टू 1 हो गया। तो स्पिन कितने आ गए यहाँ पे, 1 आ गया। अब बात करते हैं अपन पेरिटी की। ठीक है, पेरिटी कैसे निकालते हैं, -1 की पावर एल, -1 की पावर एल। एल टोटल एल कितना आ गया, प्रोटॉन के लिए एल और न्यूट्रॉन के लिए एल यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ पे, एलपी प्लस एलएन। तो पाई की वैल्यू कितना, -1 की पावर एलपी प्लस एलएन, टोटल वैल्यू 0 प्लस 0 कितनी होगी, 0। तो एल माइनस एल की पावर 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। कितनी बन गया, वैल्यू कितनी, +1 है। ठीक है,
तो पेरिटी कितने +1, अब +1 को आप ओनली प्लस से डिनोट करते हो और स्पीड कितने थी 1, तो 1 की पावर प्लस ये आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेव फंक्शन। वेव फंक्शन पढ़ने के लिए अपन क्या करेंगे, जब वेव फंक्शन में पेरिटी का जो पेरिटी होती है अपनी, ठीक है, वो क्या होती है, स्पेस इन्वर्जेंस होती है। क्या होती है, स्पेस इन्वर्जेंस। स्पेस इन्वर्जेंस का मतलब क्या हो गया, जब पी अपने वेव फंक्शन मानो साई एक्स वाई जेड, ठीक है, पेरिटी, तो साई एक्स वाई जेड क्या होगा, -x -y -z में भी ये हो सकता है इन्वर्जन के रूप फॉर्म में, ठीक है। अब जैसे अपन ये किस में हो गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हो गया, और बात करें अपन ये क्या होगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, जैसे r थीटा फाई है, ठीक है, r थीटा फाई उल्टा क्या हो जाएगा, r फाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा और पाई माइनस फाई, ठीक है। अब बात करें उसको पाई माइनस थीटा और पाई माइनस फाई कैसे है, इस चीज को समझते हैं। अब इससे सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आर की। आर क्या होता है, अंडर रूट में x² + y² + z², ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी, मतलब दोनों जगह क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, आर में चेंजेस नहीं होगा। अब बात करते हैं पे थीटा कितना है, यहाँ पे थीटा और यहाँ पे क्या पाई माइनस थीटा आ गया, ये कैसे है, जैसे बात कर थीटा एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है अपना, और इस ये जेड एक्स को मान लिया अपने एक्स, ठीक है, इस एक्स के साथ जो कितना एंगल या एंगल बना रहा है, ठीक है, ये जो एंगल बना रहा है इसको क्या बोलते हैं, थीटा बोलते नहीं। अब मैंने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया, इसे क्या कर दिया, इसको उल्टा करने पे ये तो टोटल एंगल बना जेड एक्स के साथ, ये जेड एक्स ए माइनस जेड एक्स ले लिया अपने, इसके साथ ये एंगल कितना बन रहा है, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा पाई, और ये इतने पाई माइनस थीटा बन रहा नहीं बोला, मतलब क्या बोला मैंने, ये जेड एक्सेस माने इस जेड एक्स के साथ सपोज ये एंगल बन रहा है अपना थीटा, ठीक है, ऐसे बनता नहीं बनता एंगल थीटा ऐसे बन। अब क्या किया, उल्टा कर दिया, उल्टा का मतलब क्या किया मैंने, इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे, या आप ऐसे मान सकते हो, इसको उल्टा कर दिया ऐसे। अब उल्टा करने पे ये जेड एक्स तो ऊपर से नीचे तक है नहीं, माइनस जेड एक्स की साइड मिल गया। अब ये जो एंगल बना ये वाला, ठीक है, कौन सा एंगल, पहले क्या था, ये एंगल बना, ठीक, इसको उल्टा कर दिया अपने, क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, उल्टा करने पे क्या बन गया, ये इसको उल्टा किया तो क्या बन गया, ये इस फॉर्म में, तो ये जो टोटल एंगल है ये कितना बना, पाई माइनस थीटा बना नहीं, तो ये यहाँ पे क्या आ गया, पाई माइनस थीटा आ गया। अब बात करते हैं फाई, फाई में क्या है, यहाँ पे एंगल पाई प्लस फाई है, पाई प्लस फाई कैसे है, ये है अपना, ठीक है, ये जेड एक्स है। अब जेड एक्स के साथ हमेशा एंगल कौन सा बनेगा, ये इस फॉर्म में बनाता नहीं बनाता, ये जेड एक्स के साथ क्या होगा, ये जो एंगल है अपना ये वाला एंगल क्या फाई का एंगल बनता है, बनता नहीं बनता क्या ना फाई का। अब मैंने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया यूं, ठीक है, क्या किया, ये ऐसे बनता है, इसको ऐसे उल्टा कर दिया, या ऐसे मान लो ये एंगल फाई और इसको मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे करने पे क्या होगा, टोटल एंगल कितना बन जाएगा, यहाँ से लेकर पाई और ये एंगल क्या बन गया फाई, तो क्या बन गया यहाँ पे पाई प्लस फाई एंगल बन गया, क्या बन गया पाई प्लस फाई यहाँ पे एंगल बन गया, ठीक है, ये स्फेरिकल में हो गया। अब बात करें रेडियल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट में क्या होगा, ये आर होता है, आर डिपेंडेंट पार्ट होता है, एक आर वाई एल एम ले लिया, ये आर डिपेंडेंट पार्ट दिया और ये वाई एल एम पार्ट ले लिया, ये क्या थीटा और फाई पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो आर डिपेंडेंट और इसमें क्या पाई माइनस थीटा और फाई प्लस के फॉर्म में ले लिया, ये क्या होता है, स्फेरिकल हार्मोनिक्स होते हैं। अब स्फेरिकल हार्मोनिक्स को मैं समझने क्या करता है, जो क्या करता है, ये जो स्फेरिकल हार्मोनिक्स होता है अपना, वो क्या होता है, लेजेंडरी पॉलिनोमियल पर डिपेंड करता है, किस पे करता है, लेजेंडरी पॉलिनोमियल पर डिपेंड करता है, ठीक है, यहाँ पर पी एल कोस थीटा क्या लेजेंडरी पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसमें पाई माइनस थीटा और पाई प्लस फाई के फॉर्म में इसको वाई एल एम को लिख दो, क्या बन गया पी एल कोस पाई माइनस थीटा, ठीक, ये टोटल क्या बन जाएगा, पाई माइनस थीटा में से क्या होता है 180 माइनस थीटा क्या था, माइनस कोस थीटा, कोस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा हो गया पे, ठीक है। अब ये क्या बनता है, यहाँ पे अपन ने देखा होगा, अब -1 की पावर एल, यहाँ पे माइनस बाहर ले लो, क्या जैसे वो क्या लेजेंडरी पॉलिनोमियल क्या पी एक्स है, अपन लिया एक्स, पी ऑफ एक्स ले लिया, ठीक है। अगर पी ऑफ माइनस एक्स माइनस के फॉर्म में लिख तो क्या बन जाए, -1 की पावर एल कोस थीटा, ये -1 की पावर एल वापस वो पी ऑफ एक्स बन जाता है, ठीक, क्या बन जाता है पी ऑफ एक्स। वहाँ पे पी ऑफ एक्स को क्या पी ऑफ एल ले ले, पी ऑफ एल कितना है, यहाँ पे पी एल कोस थीटा है नहीं, टोटल मतलब पी एल कोस थीटा है और माइनस ले लिया इसका, तो ये माइनस के -1 की पावर में क्या हो जाएगी, एल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये वाई एल एम क्या बन गया 5 माइनस, जब इसको टोटल यहाँ से अगर वापस यहाँ पे पुट करें, ठीक है, उसके बाद जो पेरिटी पर निकले, पेरिटी का वेव फंक्शन क्या आ जाएगा, पी ऑफ साई आर थीटा फाई की फॉर्म में क्या जाए -1 की पावर एल साई आर फाई, ठीक है।
अब ये तो अपना ये फंक्शन आ गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जैसे सेल मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, इसकी पेरिटी देखते हैं। पेरिटी एक बार पेरिटी का डिस्कशन करते हैं सेल मॉडल के अंदर। पेरिटी क्या होगी, पाई को क्या होता है -+1, यहाँ पे क्या है +1 आई नहीं थी, +1 कब आएगी, जब -1 की पावर क्या होगी एल, और एल का मतलब यहाँ पे तो एल की वैल्यू यहाँ पे +1 कब आएगी, जब एल की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी। मतलब क्या होगी यहाँ पे इवन होगी वैल्यू, क्या होगी, जब एल की वैल्यू इवन होगी तभी क्या होगी पेरिटी +1 आएगी, क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है। अगर इसकी पेरिटी +1 आ रही है अपन एल, तो यहाँ पे क्या हो गया, अपन जे की वैल्यू पता लगी, जे की वैल्यू कितनी है एल, जे की वैल्यू कितनी आएगी हमेशा 1 आएगी, मतलब स्पिन कितनी आ रहा है 1 है ही नहीं। न्यूट्रॉन के लिए बात करें हम, किसके लिए बात करें, न्यूट्रॉन के लिए बात करें, तो न्यूट्रॉन के लिए क्या है जे कुछ क्या 1 है ही नहीं, जे कुछ 1। अपन बात क्या करने एल और एस की, क्या करने एल ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर की बात करेंगे। उसको बात करने क्यों करेंगे अपन, क्योंकि उसको कंसिडर करके उसकी स्टडी करके अपन क्या करेंगे, जो न्यूट्रॉन की स्टेट है उसके पॉसिबिलिटी जानेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। तो जैसे जानते हैं अपन क्या जे कुछ टोटल जे कितना L+S to L-S होता है, ठीक है। तो अब अपन क्या करने, द पॉसिबिलिटी ऑफ द स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेट की पॉसिबिलिटी जानने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे अपन ले लिया एल ले लिया, एस ले लिया, जे ले लिया, ठीक है। स्टेट क्या होगी एल की पावर 2s+1 और नीचे क्या आ जाएगा जे की वैल्यू आ जाएगी, तब ये स्टेट निकल जाएगी यहाँ पे। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी स्टेट यहाँ पे पॉसिबल होगी, कौन कौन सी नहीं होगी, ठीक है। तो जे अपना मेन टारगेट क्या मोटर क्या, जे की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1 आनी चाहिए, कितना आनी 1 आनी, जे की वैल्यू 1 आने के लिए एक बार अपन ने सपोज यहाँ पे L=0 पुट किया, L=0 पुट किया तो क्या होता है L=0 पुट कर दिया तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, मतलब S 1 का पुट कर दिया, L 0 कर दिया, L+0 मतलब क्या यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 वैल्यू आएगी नहीं, L+S कितना है 1 आ गया, ठीक। जे की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, कितनी आएगी 1 आएगी, 1 आई तो क्या L=0 है तो S आ गया, और यहाँ पे 2s+1, S की वैल्यू कितनी 1, तो 2+1 कितना आ गया 2 × 1 कितना 2+1 कितना 3, और जे की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो के स्टेट बन गए 3s1, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, जैसे एक बार L=2, 2 क्यों रखा आपने, क्योंकि 2 भी तो रख सकते इवन नंबर है या नहीं 2, तो 2 रखा आपने, L=2 रखा, उसकी पॉसिबिलिटी क्या बनी 2+1, और एस कर लिया क्या लिख लिया हमने, क्या रख लिया 1 रख लिया, तो 2+1 कितना बन गया 3, और 2-1 कितना 1। तो अपन को क्या चाहिए 1 की पॉसिबिलिटी चाहिए, तो 1 की पॉसिबिलिटी आ रही नहीं आ रही, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 से 3, 1 2 3, क्योंकि L+S to L-S, तो L-S क्या तो 2-1 कितना गया 1, और L+S 2+1 कितना गया 3 हो गया, ठीक है। तो क्या मतलब 1 से 3 तक इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अपने जो पॉसिबिलिटी 1 वो आ रही नहीं आ रही, तो अब अपने इसकी स्टेट क्या बनेगी L=2 के लिए क्या आ जाए D आ जाएगा, और 2s+1, ठीक है। 2s+1 की जगह ना वैल्यू S=1 रखे तो क्या 3, और J की वैल्यू कितने 1 के लिए कितना D1 यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो मतलब ये दो कंडीशन तो यहाँ पे बन रही है। अब एक यहाँ पे ये भी तो बन सकता है, यहाँ पे J की वैल्यू 1 निकाल, L की वैल्यू अपने 1 रखी, और S की वैल्यू क्या कर दी अपने 0 कर दी, J की L की वैल्यू 1 रखी तो 1 + 0 क्या होना 1 बना नहीं बना, ठीक है, और J की वैल्यू क्या 1 बना। अब बात करें यहाँ पे P, तो ये L=1 के लिए क्या देगा P, और ये क्या 2s+S की वैल्यू 0 है तो 2 × 0 2s+1 है, ठीक। S की वैल्यू यहाँ से क्या 0 है तो 2 × 0 +1 क्या बन गया 2 × 0 0 बन गया +1, ओनली 1 बच गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1P 1J के लिए 1, बट एक चीज देखो L=1 अपन रख सकते हैं या नहीं रख सकते, नहीं रख सकते यहाँ पे देखो, क्योंकि L की वैल्यू क्या होनी चाहिए इवन होनी चाहिए, 0 2 4 6, इवन क्यों होगी क्योंकि -1 की पावर L है, L=1 रखा तो -1 की पावर 1, आंसर क्या -1, बट अपनी जो पेरिटी है वो कितनी आनी चाहिए +1 आनी चाहिए, कितनी आ जाए +1 आनी चाहिए, प्लस में वैल्यू आनी चाहिए, इसलिए अपन क्या हो गया इवन वैल्यू रखेंगे L की। तो ये क्या है कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइज नहीं, इम्पॉसिबल। और बात करें इसकी, इसमें भी क्या है L=1 है, ठीक है, क्या है ओड नंबर है, क्या है ओड, तो इसलिए ये भी क्या है पॉसिबल नहीं, ओनली 2 स्टेट पॉसिबल, कौन कौन से पॉसिबल, एक ये स्टेट और एक ये स्टेट। तो इसलिए बोलते हैं कि न्यूट्रॉन के ओनली 2 स्टेट पॉसिबल, कौन से पॉसिबल स्टेट की 3s1 और 3d1, ये 2 न्यूट्रॉन की पॉसिबल स्टेट अपन यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब अपन क्या देखते हैं
इसका जो टोटल वेव फंक्शन उसको देखते हैं, कौन कौन सा सिमेट्रिक होता है, कौन कौन सा नहीं सिमेट्रिक होता है, उसके बारे में अपन यहाँ पे देखते हैं। ठीक, अब देखते हैं अपन इसका टोटल वेव फंक्शन। टोटल वेव फंक्शन क्या होता है? टोटल वेव फंक्शन में एक स्पेस पार्ट होगा, एक स्पिन पार्ट होगा, एक क्या होगा? आइसो स्पिन पार्ट होगा। ठीक है, और देखते हैं जैसे एल इक्वल 0 के लिए 0 2 4 6, इसके लिए क्या होगा? जो इवन है ये क्या होगा? इवन होगा। इवन के लिए क्या होगा? जो स्पेस पार्ट होगा वो क्या होगा? में से सिमेट्रिक होगा। क्या होगा? सिमेट्रिक हो। अब बात करते हैं इसमें जो अपन ने माना था, जो एल एस और एल की वैल्यू ली थी। ठीक है, जो अपने 1 1 ली थी, उसमें क्या ली थी? एक तो 3s1 और 3d1, ये अपने जो कंडीशन मिली थी उसमें एल और एस क्या ली थी? 1 1 दोनों क्या ली थी? 1 1 ली थी। तो इसमें जो एस इक्वल टू 1 यहाँ पर 1 लिया था, और यहाँ पर भी दोनों कंडीशन जो पॉसिबल कंडीशन थी उसमें अपन देखा था, तो वहाँ पे क्या लिया था अपने? 1 1 लिया। तो एस इक्वल टू कितना? अगर हाफ प्रोटॉन के लिए हाफ और न्यूट्रॉन के लिए अगर डिवाइड करो तो कितना? हाफ हाफ बन गया। ठीक है, अब जब टोटल की बात करें तो टोटल क्या बन जाएगा? S1 प्लस S2 से S1 माइनस S2 तक बन जाएगा। ठीक है, तो प्लस किया तो प्लस हाफ कितना क्या? 1, और अगर माइनस किया तो S1 माइनस S2 किया तो हाफ माइनस हाफ क्या बन गया? यहाँ पे 0 बन गया। ठीक है, तो क्या बन गया? 1 और 0 दो कंडीशन बन गई। अब बात करेगा S इक्वल टू 1 लेने पे क्या बनेगा? जो पॉसिबल स्टेट हो गया 2s प्लस 1, एस की जगह 1 लिखो तो क्या बन गया? यहाँ पे 2s प्लस 1 तो क्या बन गया? 3 बन गया। 3 का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे क्या होगा? ट्रिपलेट बन गई, और ट्रिपलेट के लिए साइज स्पिन क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। चलो इसको देखते हैं कैसे सिमेट्रिक होता है। ऐसे कुछ 1 क्या होगा? अगर एक ही डायरेक्शन मतलब सेम प्लस अगर एक ही डायरेक्शन से ये है, इनको ऊपर कर दो या नीचे कर दो, ऐसे कर दो ऐसे कर दो, ये में से क्या होगा? ऐड होगा। मतलब या तो इस डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा दोनों को, या इस डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा। कभी भी ऐसे नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा। जैसे दोनों का कैप है तो कैप की डायरेक्शन को ऊपर कर दो और या नीचे कर दो, दोनों क्या है? एक ही डायरेक्शन में है नहीं। एक ही डायरेक्शन मतलब क्या होगा? हमेशा क्या? सिमेट्रिक होगा। अगर एस इक्वल टू 0 रखने पे क्या होगा? सिंगलेट होगा। तब वो क्या होगा? साइड स्पिन वाला पार्ट एंटी सिमेट्रिक हो। 0 कैसे वहाँ पे? जैसे 1 कैसे हुआ? हाफ और ये हाफ क्या हो गया? ऐड हो गया तो क्या होगा? 1 बन गया। अब 0 कैसे हुआ? एक को मतलब ऊपर कर दिया, एक को नीचे कर, दोनों डायरेक्शन अपोजिट कर दी। डायरेक्शन अपोजिट करने में दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने क्या बनेगा? एस इक्वल टोटल जो एस की वैल्यू आएगी वो क्या बन जाएगी? यहाँ पे 0 बन जाएगी। 0 बन जाएगी। 0 मतलब क्या होगा? यहाँ पे जो 2s प्लस 1 है तो एस की वैल्यू 0 क्या बन जाएगा? साई स्पिन, मतलब एस की जो टोटल की वैल्यू है जो क्या 1 आ जाएगी। 1 का मतलब सिंगलेट होगा, तो साई स्पिन वाला पार्ट एंटी सिमेट्रिक हो। तो क्या चीज़ ध्यान रखनी है आपको यहाँ पे? तो ऐसे को 1 आने पे ट्रिपलेट के लिए हमेशा क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, और सिंगलेट के लिए क्या होगा? एंटी सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आइसो स्पिन की। आइसो स्पिन पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो आइसो स्पिन क्या होगा? सिंगलेट के लिए आई इक्वल क्या होता है? 0 होता है, और ट्रिपलेट के लिए क्या होता है? आई इक्वल 1 होता है। ठीक है, तो बात कर ड्यूट्रॉन के लिए जो आई होगा वो क्या होगा? आइसो स्पिन वाला पार्ट क्या होगा? ड्यूट्रॉन के लिए आई इक्वल या ड्यूट्रॉन की जो अपने देखी जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई, जैसे बाइंडिंग एनर्जी, वो जो रेडियस वगैरह हो, क्वार्टर पोल मोमेंट और मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह जो आपको मैंने बताया, उसमें मैंने आइसो स्पिन बताया। आइसो स्पिन क्या? 0। अब 0 आ गया तो इसमें जो ये बनती है 2i प्लस 1, जो सिंगलेट ट्रिपलेट की जो आती है वो बनती है। अगर i इक्वल टू 0 रखा है यहाँ पर तो 2 इंटू 0 प्लस 1, तो टोटल से क्या 1 बन गई यहाँ पर। तो 1 का मतलब क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? सिंगलेट बन गया। ठीक है, और अगर i इक्वल टू 1 रखा तो 2i प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना होगा? 3। तो ट्रिपलेट, ये क्या बन गया? ट्रिपलेट कंडीशन बन गई। ट्रिपलेट कंडीशन किसके लिए आएगी? डाई प्रोटॉन और डाई न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले देखते हैं ड्यूट्रॉन के लिए। ड्यूट्रॉन के लिए जो क्या आइसो स्पिन 0 होती है। आइसो स्पिन 0 होती है तो क्या हो जाएगा? सिंगलेट होगी। सिंगलेट के लिए क्या होगा? साइड स्पिन। सिंगलेट के लिए क्या? एंटी सिमेट्रिक होगा। जो आइसो स्पिन वाला पार्ट होगा वो क्या होगा? वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होगा। तो जो ड्यूट्रॉन के लिए अपन टोटल वेव फंक्शन देखें, टोटल वेव फंक्शन क्या होता है? एक स्पेस पार्ट होता है, एक स्पिन पार्ट होता है, एक क्या होता है? आइसो स्पिन पार्ट होता है। ठीक है, तो स्पेस पार्ट क्या होता है? सिमेट्रिक होता है, क्योंकि ये क्या न्यूट्रॉन के अंदर जो एल की वैल्यू वो कितने थे? इवन होती है। इवन के लिए क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। ठीक है, और स्पिन की बात करें, ठीक है, अब स्पिन देखो यहाँ पर, स्पिन वाला पार्ट देखो यहाँ पे, ठीक है, और स्पिन वाला पार्ट क्या है? सिमेट्रिक होता है यहाँ पे। और सिमेट्रिक बाद जो आइसो स्पिन वाला पार्ट यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक होता है। क्या होता है? एंटी सिमेट्रिक होता है आइसो स्पिन। तो अब बात करें अगर सिमेट्रिक और सिमेट्रिक तीनों को टोटल वेव फंक्शन क्या हो गया यहाँ पे? निकल के एंटी सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक कैसे? इसको आप प्लस मान लो, इसको प्लस मान लो, सिमेट्रिक को प्लस मान लो, एंटी सिमेट्रिक को आप क्या मान लो? माइनस मान लो। आप मल्टीप्लाई करो, प्लस इंटू प्लस प्लस, और प्लस इंटू माइनस क्या होगा? हमेशा माइनस आएगा नहीं माइनस। और माइनस मतलब एंटी सिमेट्रिक, मतलब सिमेट्रिक इंटू सिमेट्रिक सिमेट्रिक। फिर इन दोनों का सिमेट्रिक है, उस दोनों के सिमेट्रिक को एंटी सिमेट्रिक से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? एंटी सिमेट्रिक। तो टोटल वेव फंक्शन है अपना जो क्या है? एंटी सिमेट्रिक।
तो ड्यूट्रॉन के लिए जो टोटल वेव फंक्शन होता है वो क्या होता है, एंटीसिमेट्रिक। क्या होता है, एंटीसिमेट्रिक क्यों होता है, क्योंकि जो उसके आइसो स्पिन होते हैं वो जीरो होती है, तो क्या एज ए सिंगलेट की तरह बिहेव करता है। तो सिंगलेट होता है, तो सिंगलेट के लिए जो आइसो स्पिन वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, एंटीसिमेट्रिक होता है। तो टोटल वेव फंक्शन क्या होगा, एंटीसिमेट्रिक हो। अब बात करें जब डाई प्रोटॉन और डाई न्यूट्रॉन की, ठीक है, ये एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये आगे बताऊंगा क्यों देखा मैंने। जैसे डाई प्रोटॉन और डाई न्यूट्रॉन, ठीक है, डाई प्रोटॉन डाई न्यूट्रॉन क्या होगा, जो आइसो स्पिन होगी वो क्या, सिमेट्रिक। क्यों होगी, आई इक्वल्स टू 1, आई इक्वल्स टू 1 आएगा तो क्या होगा, ट्रिपलेट की कंडीशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट के लिए जो ये आ गया, अपने ट्रिपलेट के लिए जो स्पिन वाला पार्ट होगा, जो आइसो स्पिन है इसमें सिमेट्रिक दे रखा, और स्पिन वाला पार्ट भी क्या होगा, यहाँ पे सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ट्रिपलेट के लिए आइसो स्पिन का सिमेट्रिक दे दे तो साई क्या बन गया है, टोटल वेव फंक्शन स्पेस स्पिन और आइसो स्पिन, स्पेस वाला सिमेट्रिक, स्पिन वाला सिमेट्रिक और आइसो स्पिन वाला भी सिमेट्रिक। तो मतलब प्लस 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 ले लिया, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करो प्लस, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करो वापस प्लस, मतलब टोटल वेव फंक्शन किस में आएगा, प्लस, मतलब सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को सिमेट्रिक से मल्टीप्लाई करो, सिमेट्रिक आएगा। ठीक है, जो टोटल वेव फंक्शन है अपना क्या है, सिमेट्रिक। बट अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो टोटल वेव फंक्शन होता है वो क्या होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। इस वजह से क्या होता है कि जो डाई प्रोटॉन और डाई न्यूट्रॉन है वो अपने नेचर के अंदर क्या एग्जिस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, सो यहाँ पे ओनली फॉर ड्यूट्रॉन क्या एग्जिस्ट कर पाएगा। क्यों कर पाएगा ड्यूट्रॉन एग्जिस्ट, क्योंकि ड्यूट्रॉन का जो वेव फंक्शन है वो क्या होता है, जो टोटल वेव फंक्शन है वो क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है। क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक। यही चीज मैंने लिखी है, अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल टोटल वेव फंक्शन शुड बी एंटी सिमेट्रिक। सो जब मैं टोटल वेव फंक्शन वो क्या होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। सो डाई प्रोटॉन और डाई न्यूट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर एज अ बाउंड नेचर, मतलब बाउंड स्टेट के फॉर्म में नेचर के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं यहाँ पे। ठीक है, किस लिए एग्जिस्ट नहीं कराता है, कि ड्यू टू एंटी सिमेट्रिक फंक्शन, जो टोटल फंक्शन है वो एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट इसमें। अब अपने इसका स्पेस पार्ट देखते हैं, मतलब स्पेस पार्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। स्पेस पार्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो आर डिपेंडेंट है स्पेरिकल हार्मोनिक्स वाला पार्ट है उसको फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले श्रोडिंगर इक्वेशन का सहारा लेंगे। किसके लेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन का सहारा लेंगे। और श्रोडिंगर इक्वेशन का सहारा लेने के बाद अपन क्या करेंगे, जब इस और इसके आगे इसके पोटेंशियल को निकालना होगा अपन को। ठीक है, तो पोटेंशियल को निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन स्क्वायर वेव पोटेंशियल एज्यूम करेंगे और उसको उसमें हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करके अपन आगे इसका फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना, श्रोडिंगर इक्वेशन यहाँ पे काम मिली। कौन सी श्रोडिंगर इक्वेशन काम मिली, TIES, मतलब टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, इसमें जो अपने इक्वेशन मान ली, क्या मान ली, श्रोडिंगर इक्वेशन क्या मान ली, डेल स्क्वायर साई प्लस 2μ अपॉन s बार e माइनस VR अपॉन साई ऑफ r इक्वल टू 0। ये एक श्रोडिंगर इक्वेशन वाली टाइम इंडिपेंडेंट होती है, जो कि जनरल इक्वेशन। ठीक है, अभी म्यू है, म्यू क्या है पे, रिड्यूस मास। रिड्यूस मास के लिए अपने यहाँ पे देखो, जो न्यूट्रॉन का एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। क्या होता है, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। तो एक कहते हैं टू बॉडी सिस्टम होगी। क्या होगा, टू बॉडी सिस्टम। अभी टू बॉडी सिस्टम को वन बॉडी सिस्टम या टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम बनाने के लिए अपन ने क्या किया, यहाँ पे रिड्यूस मास को ले लिया। क्या ले लिया, रिड्यूस मास को, दोनों के मास को कंबाइंड क्या कर लिया, रिड्यूस मास के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, यहाँ पे जो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, रिड्यूस मास टोटल, ठीक है, इसको एक कैपिटल M, टोटल M के इक्वल टू मान लिया। तो M प्लस M कितना हो गया, M स्क्वायर अपॉन M इंटू M, M स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया, M प्लस M क्या होगा 2M। तो एक M से M कट के क्या बच गया यहाँ पे, M/2। यहाँ पे क्या टोटल रिड्यूस मास वो क्या M/2 की फॉर्म में यहाँ पे बन गया। क्या बन गया, M/2 की फॉर्म में। ठीक है, अब इस M/2 की फॉर्म में, और जहाँ पे ये डेल स्क्वायर सही है, यहाँ पे जो डेल स्क्वायर सही, इसकी वैल्यू क्या है, 1/r स्क्वायर। इस वैल्यू और इस वैल्यू दोनों वैल्यू को क्या इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। ठीक है, पुट करी तो इसको यहाँ पे पुट कर दिया, डेल स्क्वायर सही की जगह। अब इसको क्या गया, M/s बार स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल के ऊपर क्या केवल M और नीचे s बार स्क्वायर e माइनस VR साई ऑफ r इक्वल टू 0। ये बन गया। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन क्या बन गया, इक्वेशन 2 बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, पोटेंशियल की बात करें। किसकी बात करें, पोटेंशियल की। पोटेंशियल के बारे में देखने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन क्या किया, मैंने क्या किया, एक स्क्वायर वेव पोटेंशियल अपन क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे जैसे अपने एज्यूम किया, लेट्स कंसीडर स्क्वायर वेव पोटेंशियल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, V ऑफ R, जो मान लिया वो क्या माना, R इज लेस देन A। अगर R इज लेस देन A है तो उसके लिए जो क्या होगा, -V0 हो जाएगा पोटेंशियल, और R इज ग्रेटर देन A के लिए, बाहर के लिए क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अगर अपने यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो तब कैसे देखते हैं? यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे है, ये इसका नीचे का मतलब डेप्थ माइनस वी नोट, ठीक है, और ये ए और जीरो है आर। अब जो जीरो जे क्या है, बाउंड स्टेट में है ही नहीं, बाउंड कंडीशन में, बाउंड स्टेट में तो ये क्या होगा, इस वेल के अंदर होगा, यहाँ से यहाँ तक जो वेल है इसी के अंदर क्या होगा, बाउंड स्टेट में होगा, तो इसकी इसके अंदर वैल्यू क्या होगी, माइनस वी नोट होगी। बाकी बाहर जाती है क्या होगी, मतलब ए के बाहर जाती है क्या होगी, इस वेल से बाहर जाती है क्या होगी, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इसके लिए क्या करते हैं कि एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन यहाँ पे कंसीडर करते हैं। क्या एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन क्या कंसीडर किया, साई ऑफ आर के यू ऑफ आर, और इस प्रकार कंसीडर किया कि यू ऑफ आर इक्वल्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब एक आर इक्वल्स इनफिनिट डिफरेंट फंक्शन जीरो होते हैं, और बट आर इक्वल जीरो पर भी अपन ने क्या जिम कर लिया, यहाँ पे क्या मान लिया, जीरो है यहाँ पे। ठीक है, जब ये माना तो यहाँ पे जो 1/r डेल बाय डेल आर, ठीक है, और मैंने देखो यहाँ पे क्या माना था, 1/r आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर, साई ऑफ आर की जगह यू ऑफ आर लिख दें यहाँ पे। ठीक है, जब इसको आगे सोल्व कर क्या है, 1/r डेल स्क्वायर यू बाई डेल आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहाँ पे लिखो, इस वैल्यू को पुट वैल्यू इन इक्वेशन टू क्या, इक्वेशन टू अपने ये थी, इसमें मतलब जो एक टोटल वैल्यू है इसकी जगह अपने इसको पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ पे पुट कर दिया तो क्या बन गया, 1/r डेल स्क्वायर बाय डेल आर स्क्वायर यू ऑफ आर एम अपॉन एस बार, ये वैल्यू आ गई मतलब जो भी, और यहाँ पे साई ऑफ आर की जगह यू ऑफ आर लिख दिया। ठीक है, अब जो नीचे आर है यहाँ भी आर है, इस आर टोटल को उधर ले गए, जीरो के मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल इधर क्या आ गया, जीरो आ गया, तो क्या बन गया, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर एम अपॉन एस बार ई माइनस वी अपॉन यू ऑफ आर, ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। क्या आ गई आपकी इक्वेशन? अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, जब ना एक ये आ गया फर्स्ट रीजन, ये आ गया सेकंड रीजन, और जो एनर्जी होगी, जो बाउंड स्टेट एनर्जी, बाउंड स्टेट तो एनर्जी कहीं ना कहीं क्या होगी, इसी के नीचे होगी, यहाँ इन दोनों के बीच में होगी। ठीक है, तो अपन ने एनर्जी क्या करें, यहाँ पे एज्यूम कर लिया, जो एनर्जी है उसको क्या माना आपने, माइनस ई मतलब ई का मोड मान लिया। ठीक है, माइनस ई का मोड मान लिया, जिसको अपने क्या माना, जिसे एज ए डब्ल्यू एज्यूम कर लिया। क्या मान लिया, एज्यूम कर लिया, डब्ल्यू एज्यूम। अपने अगर रीजन फर्स्ट में देख रहे, रीजन फर्स्ट, अगर रीजन फर्स्ट में अपन क्या माना, ई को क्या माना, एनर्जी माइनस डब्ल्यू, मतलब मोड ई को अपने डब्ल्यू मान लिया, तो इसके अंदर क्या है, एनर्जी नॉन जीरो होगी तो माइनस डब्ल्यू मान लिया, और वी ऑफ आर मतलब पोटेंशियल कितना है यहाँ पे, पोटेंशियल में नोट है, आर इज लेस देन ए के लिए माइनस वी नोट, तो पोटेंशियल माइनस वी नोट। अब क्या करना है, इस इक्वेशन 3 के अंदर वैल्यू रख देने, तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे पुट वैल्यू इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के अंदर वैल्यू पुट करी तो क्या, यू ऑफ साई फर्स्ट ले लिया, यू फर्स्ट लिख दिया, वेव फंक्शन रीजन फर्स्ट के लिए अपने एज्यूम कर लिया यहाँ पे, तो अपॉन एस बार। अब देखो यहाँ पे ई की जगह ई माइनस वी नोट है, ई माइनस वी ऑफ आर है। ठीक है, ई की जगह कितना लगा, माइनस डब्ल्यू और वी नोट, माइनस वी नोट और माइनस का साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का वी नोट। अब इसको अपने वी नोट को इधर ले गए, तो क्या वी नोट और माइनस को इधर ले, माइनस डब्ल्यू। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, यहाँ पे जो इस टोटल को इसको अपन ने क्या मान लिया, के स्क्वायर मान लिया। क्या मान लिया, के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे तो डेल स्क्वायर यू फर्स्ट तो डेल आर स्क्वायर के स्क्वायर यू फर्स्ट, ये एक इस तरह की इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब जो के स्क्वायर क्या एज्यूम किया था, के को माना, जब के स्क्वायर के क्या माना था हमने, अंडर रूट एम अपॉन एच बार स्क्वायर वी नॉट माइनस डब्ल्यू इस टोटल को। ठीक है, के मान लिया था यहाँ पे। ठीक, अब अगर इसका सॉल्यूशन देखे, अगर इसका सॉल्यूशन निकाल तो इसका सॉल्यूशन किस फॉर्म में अपन को फाइंड आउट होगा, वो होगा यू फर्स्ट मतलब एस साइन के एक्स, अपन पढ़ते नहीं कि एस साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स वगैरह, इस फॉर्म में अपन को फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पे के एक्स के आर ले लिया, तो एस साइन के आर प्लस बी कोस के आर लिया। ठीक है, अब अपन क्या करना है, अगर बाउंड्री कंडीशन यूज में, क्योंकि बाउंड्री स्टैंडर्ड और अगर इसकी कुछ ना कुछ बाउंड्री है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन यूज में लेंगे, बाउंड्री कंडीशन काम में लेंगे। बाउंड्री कंडीशन यूज में ले 8 आर इक्वल टू 0 पर अपन देखा था, आर इक्वल 0 पर अपना फंक्शन क्या होता है, जीरो है नहीं, यू ऑफ आर आर इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी क्या आता है, 0 होता है। उस बाउंड्री कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई किया तो क्या आ गया, आर एक इसमें वैल्यू रखी तो साइन के आर मतलब 0 हो गया, साइन 0 और कोस 0 क्या होता है, 1 होता है, मतलब कोस 0 1 होता है, टोटल फंक्शन क्या 0 है, तो कोस 0 1 तो मतलब बी 0 प्लस बी, यहाँ पे क्या बी मल्टीप्लाई तो बी 0 आ गया, तो टोटल बी 0 आ गया। अगर इसमें बी 0 आपस पुट करे, मतलब बी की वैल्यू 0 पुट करे तो क्या आ गया, साइन फर्स्ट एस साइन के आर, ओनली क्या बच गया, यू फर्स्ट साइन एक के आर बच गया। ठीक है, अब अपन देखते हैं यहाँ पे रीजन सेकंड के लिए, किसके लिए, रीजन सेकंड के लिए देखते हैं क्या कंडीशन होती है उसके बारे में। चलो देखो सेकंड रीजन में क्या होगा, यहाँ पे इसमें होगा जो एनर्जी होगी अपनी वो माइनस डब्ल्यू की वस्तु अपन ने माना। ठीक है, जब बट इसमें जो पोटेंशियल होगा वी आर वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, जब इसकी वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो क्या बन जाएगा,
डेल स्क्वायर यू सेकंड, यहाँ पे वेव फंक्शन सेकंड है या रीजन सेकंड है, इसलिए अपने यहाँ पे यू सेकंड ले लिया, यहाँ पे यू सेकंड और ए की जगह माइनस डब्ल्यू और वी आर की जगह कितना रख दिया हमने, 0 रख दिया। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आगे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे 0 माइनस डब्ल्यू को बाहर लेके गए तो माइनस एम, ठीक है, और यहाँ पे क्या मान लिया एम है, सॉरी एम डब्ल्यू और ये यू सेकंड बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे एम डब्ल्यू अपॉन ओमेगा स्क्वायर को क्या मान लिया आपने, गामा मान लिया। ठीक है, इसकी वैल्यू जब इक्वेशन क्या लिखी तो क्या बन गया, डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल आर स्क्वायर यू सेकंड माइनस गामा स्क्वायर यू सेकंड इक्वल टू 0। अब गामा की जगह क्या माना, गामा क्या माना, अंडर रूट एम ओमेगा अपॉन एच बार स्क्वायर अपने माने। जब इसका सॉल्यूशन किया तो यह क्या ई की फॉर्म में आ जाए, ई की फॉर्म क्यों आ जाएगी, यहाँ पे माइनस की फॉर्म में है, तो ई की फॉर्म में है तो क्या बना यहाँ पे सी ऑफ ई की पावर गामा आर और सी इंटू जो सेकंड कांस्टेंट ऑफ डी मान लिया, और ये क्या बन गया ई की पावर माइनस गामा आर, मतलब ई की पावर प्लस गामा आर और ई की पावर माइनस गामा आर अपने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अगर बाउंड्री कंडीशन लगा देते क्या है, एट आर टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर अगर इसकी वैल्यू आर टेंस टू इन्फिनिटी करे, क्योंकि सेकंड रीजन क्या है, सेकंड रीजन की जो लिमिट है वो क्या ग्रेटर देन आर है, ग्रेटर देन आर से लेके कहाँ थे इन्फिनिटी पर है। तो आर मैंने जो बताई थी वो क्या बताई थी, आर इक्वल टू 0 और आर इक्वल टू इन्फिनिटी पर अपने जो असमटर्म सॉल्यूशन लिया तो उसकी क्या कंडीशन थी, वेव फंक्शन क्या होगा यहाँ पे 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे अपने क्या मान लिया, यहाँ पे आर टेंस टू इन्फिनिटी पर सेकंड वेव फंक्शन 0 होगा, तो इसकी वैल्यू जब 0 पुट करी, ठीक है, आर टेंस टू इन्फिनिटी किया तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 होगी, डी वाले पार्ट की ई की पावर माइनस इन्फिनिटी पावर 0 होगी यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब क्या, सी ई की पावर गामा आर एट आर टेंस टू इन्फिनिटी ओनली इस, ये क्या बच गया 0 आ गया, तो इसका मतलब इस वैल्यू को क्या करो आप इसके अंदर पुट कर दो, तो गामा सेकंड क्या आ जाएगा, डी ई की पावर गामा आर आया नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसमें अगर बाउंड्री कंडीशन और लगे, अब इसमें हम बाउंड्री कंडीशन किस लिए लगाएंगे, क्योंकि जो वेव फंक्शन है, अब दोनों फंक्शन लगे साइड यू फर्स्ट और यू सेकंड में, ये क्या क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम अपन सोल्व करेगी। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम में क्या करेंगे, अगर अपना फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, जिसका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट है, फंक्शन का लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और उसका फर्स्ट डेरिवेशन भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अपने यहाँ पे यू फर्स्ट आर इक्वल्स टू ए पे ले लिया, यू सेकंड आर इक्वल्स टू ए पे ले लिया। ठीक है, यू फर्स्ट क्या आंसर आया था उसका, ए साइन के आर, और आर की अपने ए पुट कर दिया तो क्या बन गया, ए साइन के ए बन गया। ठीक है, इसी प्रकार क्या करेंगे अपन, डी ई की पावर गामा ए, ये आर की जगह ए पुट कर दिया। ठीक है, अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने क्या कहा, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, बराबर आना चाहिए, मतलब तो इसका डेरिवेटिव क्या है, एक का ए साइन ए का क्या कोस के ए और के बाहर आ गया कांस्टेंट पार्ट। ठीक है, इसी प्रकार डी ई की पावर गामा माइनस गामा आर का गामा आर और ये माइनस गामा बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो कोस के ए कोस के ऐसा कैसा माइनस गामा डी इक्वेशन 5 मान ली। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 4/5 मानेंगे। ठीक है, इक्वेशन 4 ये रही अपॉन इक्वेशन 5, इक्वेशन 4/5 क्या था, क्या 10k कैसे बना, ए से यहाँ से ए कैंसिल। ठीक है, और साइन ए अपॉन कोस ए क्या बन गया 10k, और ये बट्टे में नीचे क्या अपॉन क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आएगन। अब इसमें देखो, इसमें क्या बना, डी ई की पावर माइनस गामा ए, और यहाँ पे देखो डी ई की पावर माइनस गामा ए, ये यहाँ से यहाँ कट गया, तो 1 अपॉन माइनस गामा, माइनस को ऊपर ले गए तो क्या बन गया -1 अपॉन गामा बन गया। ठीक है, अब यहाँ अगर 10a को नीचे लेके इस साइड लेके तो क्या बन गया, ऊपर आके कॉट के बन गया, और माइनस गामा को ऊपर ले गए तो माइनस गामा अपॉन के बन गया। ठीक है, अब क्या गया यहाँ पे कॉट के का कॉट के, और यहाँ पे माइनस गामा की वैल्यू, मतलब गामा की वैल्यू रख दी, गामा की वैल्यू क्या मानी थी, गामा अपने एम ओमेगा अपॉन एच बार स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी। अब क्या की वैल्यू क्या मानी थी, फर्स्ट रीजन के अंदर क्या आई थी, वो एम अपॉन एच बार स्क्वायर और माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा। जब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे माइनस ओमेगा अपॉन वी नॉट माइनस ओमेगा, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, ये बनी कैसे देखो, यहाँ पे अंडर रूट एम कॉमन, अंडर रूट एम से अंडर रूट एम कैंसिल, और अंडर रूट एच बार स्क्वायर अंडर रूट एच बार स्क्वायर कैंसिल सीधा। ठीक, क्या बच गया अंडर रूट में ओमेगा अपॉन नीचे में अंडर रूट में वी माइनस ओमेगा, सॉरी वी माइनस डब्ल्यू, ये डब्ल्यू है, वी माइनस डब्ल्यू यहाँ पे बच गया। ठीक है, अब क्या करना, तो जब अब भी इसमें क्या करना, ओमेगा या डब्ल्यू को क्या करना है कॉमन ले लिया, डब्ल्यू कॉमन लेने तक क्या बन गया कॉट के ए इक्वल्स टू -1 अपॉन वी नॉट अपॉन ओमेगा -1 का अंडर रूट, ये वाली फॉर्म बनी। अब क्या गया, इसको जब अपन जानते हैं कि जब इसकी जो रेडियस होती है
न्यूट्रॉन की रेडियस कितनी होती है, ए होती है, ठीक है। ए की वैल्यू कितने 1.96 समथिंग होती है, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट क्या आती है 2 फर्मीमीटर के इक्वल होती है, ठीक है। जब 2 फर्मीमीटर पर क्या होगा, जो अपना वी नॉट होगा, वोल्टेज होगा, वो 36 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये कब होगा, जब इसको अपन प्लॉट करेंगे, क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, तो क्या होगा, ग्राफिकल मेथड, ड्यू टू ग्राफिकल मेथड लिखना है। जब ग्राफिकल मेथड काम में लेंगे या प्लॉट करेंगे ग्राफ को, तब अपन को ये वैल्यू फाइंड आउट हो, क्योंकि रेडियस 2 फर्मीमीटर पर करेंगे तो जो अपना पोटेंशियल मिलेगा वो क्या 36 मेगा इलेक्ट्रॉन। और जब हम जानते हैं एनर्जी होता है ऑलमोस्ट बाउंडिंग एनर्जी की इक्वल होती है, ठीक है। तो कितने 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो वी नॉट कितना 36 मेगा इलेक्ट्रॉन और डब्ल्यू कितना 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, वी नॉट बहुत ज़्यादा हाई नहीं डब्ल्यू से, ये 36 है, ओनली 2 है। 36 और 2 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस, तो इसका मतलब क्या वी नॉट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डब्ल्यू, आया नहीं है। तो अब यहाँ से क्या बनेगा वी नॉट अपॉन डब्ल्यू, ठीक है। तो वी नॉट अपॉन डब्ल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या, इसकी टोटल की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे कितने कोट के को ये मान ली तो बहुत ज़्यादा, तो ओनली यहाँ पे क्या बन जाएगा वी ए अपॉन ओमेगा बन जाएगा, ठीक है। वी ए अपॉन डब्ल्यू बन जाएगा, क्योंकि ये 1 से बहुत ज़्यादा वैल्यू, तो ओनली इस टर्म को ले लिया अपने, तो -1 अपॉन वी नॉट अपॉन ओमेगा, ठीक है। अब डब्ल्यू को ऊपर ले गए तो क्या बन गया डब्ल्यू अपॉन वी नॉट बन गया, ठीक है, समझ में आया यहाँ पे ये कंडीशन। अब क्या करेंगे अपन, अब देखो डब्ल्यू अपॉन वी नॉट की वैल्यू देखो यहाँ पे वी नॉट अपॉन, अब वी नॉट है, ठीक है, वी नॉट वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। अब अगर मैंने ऐसे लिखा डब्ल्यू अपॉन वी नॉट, तो ये क्या बन जाएगा वेरी वेरी लेस देन 1 बन गया, नहीं इधर क्या बन गया ओनली 1 बन गया। तो इसमें क्या होगा डब्ल्यू अपॉन वी नॉट की वैल्यू बहुत कम है 1 से बहुत कम है, और 1 का अपन और बहुत 1 से बहुत कम है, उस वैल्यू का अपन ने क्या यहाँ पे और अंडर रूट ले लिया, ठीक, क्या ले लिया और अंडर रूट ले लिया, तो उससे क्या और वैल्यू कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी और वैल्यू कम हो जाएगी, वो क्या अपने वाले ऑलमोस्ट 0 के इक्वल होगी, क्या होगी 0 के इक्वल होगी। तो 0 के इक्वल कब होगी, अगर पाई के उसको पाई/2 रखा, 3/2 5/2 रखा, ऐसे अपने 2-4 टर्म्स मान लिए यहाँ पे, ठीक है। अब फॉर ग्राउंड स्टेट, किसी ग्राउंड स्टेट के लिए अपन ने क्या किया यहाँ पे के ए इक्वल्स टू पाई/2 ले लिया, ठीक है, पाई/2 लिया। अब इसमें के की वैल्यू देखो, अब अपने के की वैल्यू वापस पुट कर दी, के की वैल्यू क्या थी एम अपॉन एच बार इसका वी नॉट माइनस ओमेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ वी नॉट की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, किससे थी ओमेगा से, ठीक है। वी नॉट की वैल्यू कितनी थी 36 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और डब्ल्यू की कितनी थी 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन। इसलिए क्या किया हमने डब्ल्यू को नेगलेक्ट मान लिया और उसका कंप्लीट का स्क्वायर क्या कर दिया, तो कब बन गया एम अपॉन एच बार इसका वी नॉट, इसका ए का ए स्क्वायर, पाई का पाई स्क्वायर और 2 का 4 बन गया, ठीक है। तो टोटल अब जाके हमने वी नॉट अपॉन ए, वी नॉट ए स्क्वायर को इधर ले लिया और एम अपॉन एच बार को उधर ले गया, तो क्या बन गया वी नॉट ए स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एच बार स्क्वायर अपॉन 4m। तो यही क्या अपना डेप्थ रेंज फॉर्मूला है, क्या डेप्थ रेंज रिलेशन, क्या डेप्थ रेंज रिलेशन है, इसको क्या बोलते हैं, इस डेप्थ क्या पे वी नॉट डेप्थ है और ए क्या है रेंज को शो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और जब बात करते हैं यहाँ पे पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या बन गया वी ए स्क्वायर नीचे ले गया, तो क्या पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर 4m ए स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो वी नॉट ए स्क्वायर है वो क्या स्ट्रेंथ पैरामीटर है, क्या स्ट्रेंथ पैरामीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जितनी इसकी स्ट्रेंथ होगी किसी वेल की, उतना ही क्या पोटेंशियल उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। वो पोटेंशियल के स्ट्रेंथ को शो करता है। जैसे कि बात करें वी नॉट मतलब डेप्थ, जितनी वेल की डेप्थ जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, मतलब उसकी बाउंड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो उतनी ही क्या होगी ज़्यादा होगी किसी वेल के अंदर। और बात करें इसकी ए मतलब रेंज मतलब विड्थ, अगर जिसकी किसी वेल की विड्थ जितनी ज़्यादा होगी उसमें उतनी बाउंड स्ट्रेंथ प्रोबेबिलिटी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उतनी क्या होगी ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे पहले एक बात की अपने, ये कोई वेल है इसकी डेप्थ इतनी है यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, और ये अपनी इसकी विड्थ मान ली यहाँ तक, ठीक है। तो कोई पार्टिकुलर इसमें है, ठीक है, अपने इसको फाउंड आउट कर रहे इसके अंदर, ठीक है। अब इसको क्या कर लिया मैंने विड्थ को यहाँ से यहाँ तक कर दिया यहाँ से यहाँ तक, और डेप्थ को क्या कर लिया और नीचे ले गया और नीचे। तो जैसे डेप्थ को और नीचे ले गया तो क्या गया, और जो एरिया वो अपने बाउंड स्टेट टोटल वेल फंक्शन जो वेल बना इसका पोटेंशियल वो इतना बड़ा हो गया, तो इसमें क्या होगी जो किसी पार्टिकल्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी और ज़्यादा हो जाएगी, क्या हो जाएगी और ज़्यादा हो जाएगी। इस वजह से क्या होता है न्यूट्रॉन बाउंड स्टेट में होता है, ठीक है, समझ में आ गया आप।
तो आज अपन ने क्या पढ़ा था इसमें, जो न्यूट्रॉन होता है उसके सबसे पहले अपने डेफिनेशन देखी थी। उसमें क्या देखी थी, जो न्यूट्रॉन होता है वो स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस होता है, स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस होता है जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बॉन्ड स्टेट होती है। उसके बाद अपने इसके प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जैसे बाइंडिंग एनर्जी पढ़ी थी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर आइसो स्पिन वगैरह उसके बारे में पढ़ा था। और बाद में उन्होंने बाइंडिंग एनर्जी को पूरी कंप्लीटली पढ़ा था और आइसो स्पिन को पढ़ा था और जिसको टोटल वेव फंक्शन है उसके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ा था। और स्पिन और पेरिटी के बारे में पढ़ा था। स्पिन और पेरिटी कितनी आई थी इसकी, जे फाई इक्वल टू 1+ आएगी, ठीक, जे की पावर पाई इक्वल टू 1+ आई थी यहाँ पे, ठीक है। आइसो स्पिन कितनी थी, 0 थी, ठीक है। और उसके बाद में अपन क्या करा, उसको देखते हुए उसको टोटल वेव फंक्शन निकाला था अपने, और उस टोटल वेव फंक्शन से क्या फाइंड आउट हुआ कि अगर यहाँ पे बात करें अपन सिंगलेट के लिए क्या होगा, हमेशा एंटीसिमेट्रिक होगा वेव फंक्शन, और जो स्पिन वाला, और जो ट्रिपलेट के लिए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। और जब वहां से बाहर निकलते हैं वो क्या कहते हैं, जो न्यूट्रॉन का होता है और टोटल वेव फंक्शन होता है वो क्या होता है, एंटीसिमेट्रिक होता है। और डाई प्रोटॉन और डाई न्यूट्रॉन का क्या होता है, जो वेव फंक्शन होता है वो क्या होता है, टोटल वेव फंक्शन वो सिमेट्रिक होता है।